हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदाली एकेडमी। आज हम यूनिट 3 पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड आईएचएल का टॉपिक नंबर 4 नेशनैलिटी, इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन के टॉपिक को कवर करेंगे। ये टर्म्स जो है वो आपको एक बार में ऐसा लग सकता है कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, बट ऐसा नहीं है। इनका सबका अपना अपना एक लीगल और सोशल स्टेटस है जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। वन बाय वन हम हर एक जो टर्म हमने अभी यहाँ पर मेंशन किया उसे कवर करेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे कि उनके बीच में क्या डिफरेंस है और क्या उनका लीगल और सोशल स्टेटस है। But before starting, don't forget to join our Telegram channel and Discord server to get all the study material in different regional languages. You can also WhatsApp us for other inquiries. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेशनैलिटी से। हमने कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स में या फिर कुछ फॉर्म्स फिल करते वक्त एक वर्ड देखा होगा, नेशनैलिटी, जिसके आगे हम क्या फिल करते हैं, इंडियन। अब इस नेशनैलिटी वर्ड का क्या मतलब होता है हमें वो समझना है। नेशनैलिटी क्या होता है, एक तरीके का लीगल स्टेटस है जो क्या शो करता है कि एक जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। मतलब नेशनैलिटी सिर्फ एक वर्ड नहीं है बल्कि एक लीगल रिलेशनशिप है, किसके बीच में, एक इंडिविजुअल के बीच में और उस पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री के बीच में। अब ये ज़रूरी क्यों हो जाता है, बिकॉज ये लीगल रिलेशन की वजह से कुछ राइट्स मिलते हैं और कुछ ड्यूटीज़ मिलती हैं। ठीक है, ये बेस बनता है राइट्स के लिए, जैसे कि प्रोटेक्शन मिलेगी बाय दैट पर्टिकुलर स्टेट, और कुछ ड्यूटी हो जाती है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की कि जो उसे स्टेट के प्रति निभानी होती हैं, जैसे कि ओबीडियंस टू लॉज। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो डिफरेंट लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है नेशनैलिटी की। तो सबसे पहले है ओपनहाइम। ओपनहाइम के अकॉर्डिंग किसी भी सर्टेन स्टेट के नेशनल होने की क्वालिटी रखना ही नेशनैलिटी है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ बीइंग सब्जेक्ट ऑफ अ सर्टेन स्टेट इज नेशनैलिटी। नेक्स्ट है फेनविक। फेनविक के अकॉर्डिंग नेशनैलिटी क्या है, एक बॉन्ड की तरह है, किसके बीच में, एक पर्सन के बीच में और एक स्टेट के बीच में, जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या मिलता है, स्टेट जो है वो उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रोटेक्शन देती है और वो जो पर्सन है उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस लगाए जाते हैं कि उसे कुछ ड्यूटीज हैं जो फुलफिल करनी पड़ेंगी। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो किस केस में दी गई थी, नौते बोहम केस में। ये केस जो है वो नेशनैलिटी टॉपिक के लिए सबसे ज़्यादा लैंडमार्क और इम्पॉर्टेंट केस रहा है। ये केस को हमने पहले जो टॉपिक्स थे उसमें भी कवर किया है, बट स्टिल क्योंकि ये इस टॉपिक के रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट केस रहा है, हम वापस से इसे डिटेल में समझते हैं। अब इस केस में हुआ क्या था, एक पर्सन है, ठीक है, नौते बाहम नाम का। वो पर्सन कौन है, जर्मन बॉर्न मैन है। अब ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल था वो एक कंट्री में 34 ईयर्स से ऑलमोस्ट रहता था और वहीं पर काम करता था, जिस कंट्री का नाम था ग्वाटेमाला। अब होता क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन होती है। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ये पर्सन एक दूसरी कंट्री में जाकर, जिसका नाम है लिंचेस्टाइन, वहां पर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ की सिटीजनशिप ले लेता है। और ये चीज वो इतनी क्विकली करता है विदाउट लॉन्ग स्टे और जेन्युइन टाइज, ये दोनों ही चीजें नहीं होती हैं, स्टिल वो इस कंट्री की सिटीजनशिप को ले लेता है। अब क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो ग्वाटेमाला है वो नौते बोहम को एक एलियन या फिर एनिमी कंसीडर करते हुए उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सीज कर लेती है। वॉर खत्म होने के बाद नौते बाहम क्या करता है, ट्राई करता है कि उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस मिल जाए, ये क्लेम करते हुए कि वो तो लिंचेस्टाइन का सिटीजन है और लिंचेस्टाइन तो इस पर्टिकुलर वॉर में न्यूट्रल कंट्री थी। तो अब आईसीजे को ये डिसाइड करना था कि क्या लिंचेस्टाइन जो है
उसके पास राइट है कि वो नौते बाहम को रिप्रेजेंट करे अगेंस्ट ग्वाटेमाला। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया नहीं, ये लिंचेस्टाइन के पास ये राइट नहीं है, क्योंकि नौते बाहम और लिंचेस्टाइन ये दोनों के बीच में कोई भी जेन्युइन कनेक्शन नहीं है। ठीक है, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि जो ये कनेक्शन बना है इन दोनों के बीच में वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंस के बेस्ड पे बना रिलेशन है, और वो भी क्यों बनाया गया, जिससे कि वो बच सके जर्मन एनिमी की तरह क्लासिफाई होने से। ठीक है, कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि नेशनैलिटी क्या है, नेशनैलिटी इज नॉट जस्ट अ फॉर्मल लीगल एक्ट, बट क्या होना चाहिए उसमें, मस्ट बी अ लीगल बॉन्ड विद जेन्युइन कनेक्शन। अब वो कनेक्शन भी किसका, ऑफ एग्जिस्टेंस, साथ ही साथ इंटरेस्ट, सेंटिमेंट्स एंड ड्यूटीज। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो इस केस में आया था। नेक्स्ट, ओपेनहाइमर ने क्या डेफिनेशन दी थी कि नेशनैलिटी एक ऐसा लीगल स्टेटस क्रिएट करता है जो एक इंडिविजुअल को एक स्टेटस के साथ अटैच करता है, जिससे क्या होता है कि वो इंडिविजुअल एक तो सब्जेक्ट टू लॉ बन जाता है, साथ ही साथ वो इंटाइटल हो जाता है प्रोटेक्शन के लिए। फिर ल्यूथर पैथ के अकॉर्डिंग नेशनैलिटी एक लिंक क्रिएट करती है एक पर्सन और एक स्टेट के बीच में, और वो क्या है, बेसिस है फॉर डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्राउनली के अकॉर्डिंग नेशनैलिटी एक लीगल रिलेशनशिप है फ्रॉम डोमेस्टिक लॉ और जिसे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया हुआ है। और जेम्स क्रॉफोर्ड के अकॉर्डिंग जो नेशनैलिटी है वो एक स्टेटस बनाती है, किसके साथ, स्टेटस ऑफ बिलोंगिंग अंडर म्युनिसिपल लॉ, कि आप जो है किसी कंट्री के म्युनिसिपल लॉ से बिलोंग करते हैं और उसे इंटरनेशनल लॉ में अक्नॉलेज किया हुआ है। अभी तक हमने डिस्कस किया कि नेशनैलिटी की क्या डेफिनेशन है और डिफरेंट एक्सपर्ट्स के क्या व्यू पॉइंट है नेशनैलिटी को लेके। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्यों ये जानना जरूरी है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसके साथ काफी सारे लीगल इम्प्लीकेशंस जो होते हैं वो अटैच होते हैं। सबसे पहला है डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट और बिग वन है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में हैं और आपके साथ वहां कुछ गलत हो जाता है तो आपका स्टेट जो है उसके पास राइट होता है कि वो स्टेप इन करे और आपको प्रोटेक्ट करे। नेक्स्ट है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट जो है वो लाइबल बनाया जा सकता है फॉर द एक्ट ऑफ इट्स नेशनल्स। और रिपाट्रिएशन ड्यूटी, अगर किसी भी कंट्री से किसी नेशनल को डिपोर्ट किया जा रहा है उसके होम कंट्री में, तो जो वो स्टेट है जो उसका होम कंट्री है वो उसे वापस लेने से मना नहीं कर सकता। स्टेट कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक देयर नेशनल्स। फिर है मिलिट्री सर्विस। कुछ कंट्रीज में क्या होता है, ये रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है कि जो नेशनल्स होते हैं उन्हें मिलिट्री में सर्व करना होता है। जैसे कुछ कंट्रीज में कॉन्स्क्रिप्शन होता है, जिसका क्या मतलब होता है कि कंपलसरी आपको सर्विस देनी ही होगी मिलिट्री में, कंपलसरी सर्विस फॉर सिटीजन इन मिलिट्री। ठीक है, उसके बाद है एक्स्ट्राडिक्शन। इसमें क्या दिया हुआ है कि मैनी स्टेट जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं टू एक्स्ट्राडिक्ट देयर ओन नेशनल, मतलब कि आप मना कर सकते हो अपने ही स्टेट के किसी नेशनल को एक्स्ट्राडिक्ट करने के लिए, कि एक जो कंट्री है वो मना कर सकती है अपने कंट्री के सिटीजन या नेशनल को किसी और कंट्री को सौंपने के लिए। ये एक तरीके का प्रोटेक्शन है। अब नेक्स्ट है एनिमी कैरेक्टर इन वॉर। ये एनिमी कैरेक्टर जो है वो ड्यूरिंग वॉर किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है, नेशनैलिटी के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है IHL कॉन्सेप्ट के लिए। उसके बाद है जुरिस्डिक्शन। जो स्टेट है वो अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकती है, मतलब जो भी कानूनी अधिकार है वो एक्सरसाइज कर सकती है किसी नेशनल के ऊपर, इवन भले ही वो अब्रॉड में भी क्यों ना हो। जनरली ये तीन वर्ड काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, डोमिसाइल,
सिटीजनशिप और नेशनैलिटी वन बाय वन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले है डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब जहां पर भी आपका परमानेंट होम है या फिर आपका सब्सटेंशियल कनेक्शन है। अगर लीगल पर्पज से समझा जाए तो डोमिसाइल जो है वो कंटिन्यू रहेगा, फिर भले ही वो पर्सन जो है टेम्पररी पीरियड के लिए कहीं और रह रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ए है जो क्या है, नेशनल है ऑफ इंडिया, बट हो सकता है कि उसका जो डोमिसाइल है वो कहाँ हो, यूके में हो, क्योंकि वहां उसका क्या है, परमानेंट होम है। ठीक है, नेक्स्ट है सिटीजनशिप। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये अलाउ करता है कि कोई भी पर्सन जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है उस पर्टिकुलर स्टेट के पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में। और बेस्ड किस पे होती है सिटीजनशिप, जस्ट सेंग्यूनिस, मतलब या तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर कंट्री में बॉर्न हुए हैं, या फिर जस्ट सोली कि आप खुद उस पर्टिकुलर कंट्री में बॉर्न हुए हो, मतलब आपने नेशनैलिटी यहाँ पर बाय बर्थ ली है और यहाँ पर नेशनैलिटी थ्रू पेरेंट्स। ठीक है, और इसके बारे में अभी हम डिटेल में रीड करेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का, ये किस में कवर किया जाता है, म्युनिसिपल लॉ में, ना कि इंटरनेशनल लॉ में। नेक्स्ट है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी जो है वो एक इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट है जो क्या करता है कि लीगल लिंक क्रिएट करता है स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में। सारे जो भी सिटीजन्स होते हैं वो नेशनल होते हैं, लेकिन सारे नेशनल्स जो होते हैं वो सिटीजन नहीं होते। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अब हमने समझा कि नेशनैलिटी की डेफिनेशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ ही साथ उसका क्या डिफरेंस है डोमिसाइल और सिटीजनशिप के साथ। अब हम ये देखते हैं कि नेशनैलिटी को अक्वायर कैसे किया जा सकता है, क्या मोड्स हैं जिसके थ्रू आप नेशनैलिटी किसी भी कंट्री की एक्वायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है जस्ट सोली, मतलब कोई भी पर्सन जो है नेशनैलिटी को अक्वायर कर सकता है बाय बीइंग बॉर्न। मतलब आप जब किसी भी कंट्री के टेरिटरी में बॉर्न होते हो तो उसकी नेशनैलिटी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है और उसे कहा जाता है जस्ट सोली। और उसमें पेरेंट्स की जो नेशनैलिटी होती है वो मैटर नहीं करती है। जस्ट सोली इस वर्ड का लिटरल मीनिंग ही क्या है, राइट ऑफ द सॉइल। और फेमस एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, यूएस। मतलब कि आप अगर अमेरिका में बॉर्न हुए हो तो आप अमेरिका के सिटीजन हो। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो 1987 से पहले जस्ट सोली के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता था, लेकिन 1987 के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो अप्लाई किए गए। अब नेक्स्ट मोड क्या है, जस्ट संग्यूनिस। इसका क्या मतलब है, राइट ऑफ ब्लड। इसमें जो भी नेशनैलिटी है वो आपकी किसके बेसिस पे एक्वायर हुई है, पेरेंट्स के नेशनैलिटी के बेसिस के ऊपर, रिगार्डलेस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब फॉर एग्जांपल समझिए कि ए जो है वो बॉर्न हुआ है इन यूके, बट उसके जो पेरेंट्स हैं वो बॉर्न हुए हैं इन इंडिया, तो वो क्या कर सकता है, इंडिया की नेशनैलिटी भी एक्वायर कर सकता है। फिर ये कॉमन है यूरोपियन और जो दूसरी कंट्रीज हैं उसमें। आप इंडिया में भी इंडियन सिटीजन लॉ के अंदर इस बेसिस पे, जस्ट सेंग्यूनिस के बेसिस पे नेशनैलिटी एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन जो है वो सबसे कॉमन मेथड है या सबसे कॉमन मोड है जिसके थ्रू जो फॉरेनर्स हैं वो नेशनैलिटी को एक्वायर करते हैं। अब नेशनैलिटी नेचुरलाइजेशन में कैसे ग्रांट होती है, जब फॉरेनर्स जो है वो कुछ लीगल जो रिक्वायरमेंट्स होती है उन्हें फुलफिल कर लेते हैं। जैसे कि वो कंट्री में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिसाइड कर रहे थे, उनको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज है, साथ ही साथ उन्होंने ओथ ली है लॉयल्टी की। एग्जाम्पल, जो फॉरेनर है वो इंडियन सिटीजनशिप जो होती है वो अक्वायर कर सकते हैं, किसके अंदर, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट प्रोसेस है और ये कुछ स्पेसिफिक पीपल के लिए है जो ऑलरेडी क्या है, स्टेट से कनेक्टेड है।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर जो आपके पेरेंट्स हैं वो नेशनल्स हैं बट आपका जो बॉर्न हुआ है वो फॉरेन कंट्री में हुआ है, या फिर आपने किसी नेशनल से शादी की है, तो इन केसेस में आप क्या कर सकते हो, नेशनैलिटी को एक्वायर कर सकते हो थ्रू रजिस्ट्रेशन। फाइन। अब ये ओवरसीज सिटीजन का क्या मतलब होता है, डिटेल में समझते हैं कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का क्या मतलब होता है। OCI ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी स्टेटस है फॉर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। यहाँ पर फोकस की बात क्या है, इंडियन ओरिजिन के लिए ये एक तरीके का परमानेंट रेसिडेंसी स्टेटस होता है। अब ये जो है वो डुअल सिटीजन का पार्ट नहीं है। ठीक है, और ये क्या ग्रांट करता है, राइट्स टू फॉरेन ऑफ इंडियन डिसेंट, जो कि किसके जैसे हैं, सेम एज राइट ऑफ एन इंडियन सिटीजन एक्सेप्ट पॉलिटिकल राइट्स। अब डिस्कस करते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं ऑफ OCI स्टेटस। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, लाइफ लॉन्ग वीजा, कि जो भी OCI कार्ड होल्डर होता है उससे काफी सारी मल्टीपल एंट्रीज की परमिशन मिलती है और वो लाइफ लॉन्ग वीजा होल्ड करता है फॉर इंडिया, की इसका मतलब जब भी उसे इंडिया विजिट करना है उसे बार बार न्यू वीजा लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नो पुलिस रिपोर्टिंग, उसके स्टे के लिए भले ही वो कितने भी टाइम पीरियड के लिए हो उसे पुलिस को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशन पैरिटी, कि जो एक OCI स्टेटस जो इसके पास होता है वो बहुत सारे तरीके की प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, इंडिया में परचेज कर सकता है, लेकिन एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, यहाँ पर काम कर सकता है, और इन्हें जो है ऑन पार मतलब इक्वल स्टेटस दिया जाता है NRI का, किसके लिए, डोमेस्टिक एयरफेयर और मल्टीपल एंट्रीज जो होती हैं नेशनल पार्क या मॉन्यूमेंट्स में उससे रिलेटेड भी। अब डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। ये जो OCI स्टेटस है वो हर एक पर्सन के लिए नहीं है, पर स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए है, जैसे कि वो लोग जो क्या है, सिटीजन थे ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, जो एलिजिबल थे टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 26, 1950। फिर थर्ड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, जो बिलोंग करते हैं टेरिटरी जो क्या बनी है, पार्ट बनी है इंडिया का आफ्टर 15 अगस्त 1947। ओके, और लास्ट पॉइंट क्या है, वो चिल्ड्रन है और
ग्रैंड चिल्ड्रन है ऑफ सच पर्सन। तो ये जो लोग हैं वही एलिजिबल होंगे ओसीआई स्टेटस के लिए। अब हम ओसीआई स्टेटस का एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि हमें पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पर्सन है राहुल। ठीक है, बॉर्न हुआ है ये इंडिया में, और ये क्या करता है, मूव हो जाता है अमेरिका और वहां की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है। अब उसके पास जो है पासपोर्ट भी कहाँ का है, अमेरिका का। अब राहुल की एक डॉटर होती है जिसका नाम क्या है, प्रिया। अब ये जो प्रिया है वो भी कहाँ बॉर्न हुई है, अमेरिका में बॉर्न हुई है, और वो भी क्या है, यूएस की सिटीजन है। अब जो प्रिया है वो क्या कहलाएगी, वो इंडियन ओरिजिन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जो फादर हैं वो कहाँ बॉर्न हुए हैं, इंडिया में बॉर्न हुए हैं। राहुल और प्रिया दोनों क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं फॉर ओसीआई स्टेटस। इसका मतलब अब क्या होगा कि ये दोनों इंडिया में कभी भी ट्रेवल कर सकते हैं, इंडिया में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड। साथ में प्रिया जो है वहां एजुकेशन ले सकती है, वो लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते और ना ही कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, बिकॉज वो इंडिया के ओरिजिन है, इंडिया के सिटीजन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको इस एग्जाम्पल के बाद ओसीआई का जो पूरा कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब अगर नेक्स्ट मोड ऑफ एक्वायरिंग नेशनैलिटी की बात करें तो क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसका क्या मतलब होता है, जब कोई भी एक स्टेट की टेरिटरी दूसरी स्टेट की टेरिटरी के साथ मर्ज हो जाती है, ट्रांसफर्ड हो जाती है, एनेक्स्ड हो जाती है, तो जो रेसिडेंट होते हैं उनके पास ऑटोमेटिकली नेशनैलिटी आ जाती है जो नया स्टेट है उसकी। फिर है स्टेट सक्सेशन। जब भी कोई नया स्टेट बनता है तो जो नए बने हुए स्टेट में जो लोग रह रहे होते हैं उनके पास उस पर्टिकुलर स्टेट की नेशनैलिटी जो है वो आ जाती है। फिर है रिजम्पशन। रिजम्पशन का क्या मतलब है, ऐसे पर्सन जिनके पास पहले नेशनैलिटी थी लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो नेशनैलिटी अब लॉस्ट हो गई है, और अब अगर उन्हें वापस से रीअक्वायर करनी है नेशनैलिटी को तो वो कुछ प्रोसेस के थ्रू वापस से नेशनैलिटी को एक्वायर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन था जिसके पास इंडिया की नेशनैलिटी थी और उसने किसी रीजन की वजह से अपनी नेशनैलिटी को रिनाउंस कर दिया। अब अगर उसे वापस चाहिए तो वो अप्लाई कर सकता है फॉर रिजम्पशन अंडर लॉ। फिर लास्ट मोड ऑफ नेशनैलिटी क्या है, सब्स्टिट्यूशन, जहां पर एक नेशनैलिटी को रिप्लेस कर दिया जाता है किसी और के साथ ड्यू टू सम स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि टेरिटोरियल ट्रांसफर, स्टेट सक्सेशन। अब पहले के टाइम पे शादी के बाद भी वाइफ की नेशनैलिटी चेंज हो जाती थी और ये भी एक तरीके का फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही था। अभी तक हमने डिस्कशन किया कि क्या मोड्स हैं जिसके थ्रू आप नेशनैलिटी को एक्वायर कर सकते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे कि क्या मोड्स हैं जिसके थ्रू नेशनैलिटी को लूज किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है वॉलेंटरी गिव अप करना, और ये किसके थ्रू होता है, एक फॉर्मल डिक्लेरेशन या तो फिर किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू। जैसे कि सपोज करो इंडिया जो है वो डुअल सिटीजनशिप सपोर्ट नहीं करता। अब कोई भी एक इंडिविजुअल है जो इंडिया का सिटीजन है और उसे अब किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप भी चाहिए, तो उसे पहले फॉर्मली रिनाउंस करना होगा इंडिया की सिटीजनशिप को, उसके बाद ही वो दूसरी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। ठीक है, रिनंसिएशन मतलब क्या है, आप वॉलेंटरी किसी भी कंट्री की नेशनैलिटी को छोड़ रहे हो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेप्रीवेशन मतलब डी नेशनलाइजेशन करना। हमने देखा रिनंसिएशन में क्या था,
वॉलेंटरी गिव अप था। और डेप्रीवेशन जो है वो टोटली इसका अपोजिट है, इसमें इनवॉलेंटरी लॉस है सिटीजनशिप का। जब कोई पर्टिकुलर कंट्री जो है किसी सिटीजन को निकाल देती है कि वो अब इस कंट्री का सिटीजन नहीं है, तो उसे कहते हैं डेप्रीवेशन। और ये हमेशा सीरियस ग्राउंड्स पे होता है, जैसे कि फ्रॉड इन ऑब्टेनिंग नेशनैलिटी, उसने फ्रॉड तरीके से नेशनैलिटी ऑब्टेन की है, कोई भी डिसलॉयल्टी दिखाई है, या फिर वो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। इन सारे केसेस में जो स्टेट है वो किसी भी पर्सन को निकाल सकता है, स्ट्राइप ऑफ कर सकता है उसकी नेशनैलिटी से। उसके बाद है एक्सपायरेशन या फिर लैप्स। कभी कभी क्या होता है, जो नेशनैलिटी होती है वो किस बेसिस पे दी जाती है, कंडीशनल बेसिस पे या टेम्पररी बेसिस पे। और जब वो पर्टिकुलर टाइम या कंडीशन लैप्स हो जाता है तो नेशनैलिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लॉ में लिखा गया था कि अगर आपको किसी भी कंट्री का रेसिडेंट होना है तो एटलीस्ट उस कंट्री में 182 डेज तक स्टे करना होगा। आपने ये कंडीशन फुलफिल नहीं की तो आपकी जो नेशनैलिटी थी वो लॉस हो जाएगी या फिर लैप्स हो जाएगी। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक मोड ऑफ एक्वायरिंग भी था और वो मोड ऑफ लॉस भी है। वो कैसे? अगर कोई भी नया स्टेट जो है उसमें कोई भी टेरिटरी जो है वो मर्ज हुई है या फिर ट्रांसफर हुई है, तो लोगों के पास क्या आ जाता है, न्यू नेशनैलिटी आ जाती है। करेक्ट, हमने यही रीड किया था सब्स्टिट्यूशन में। अब जब न्यू स्टेट की नेशनैलिटी आई है तो जो ओल्ड स्टेट था उसकी नेशनैलिटी भी तो लॉस हुई है, तो इसलिए ये जो है वो मोड ऑफ लॉस भी है। अब ये कैसे होता है, ऑकर किन केसेस में होगा, टेरिटोरियल ट्रांसफर हुआ या तो फिर स्टेट सक्सेशन के केस में। फिर है लास्ट रिलीज। रिलीज जो है वो रिनंशिएशन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये वॉलेंट्री तो है बट इसमें क्या होगा, रिलीज में स्टेट का अप्रूवल लेना जरूरी होता है। ठीक है, लॉ प्रोवाइडेड दैट नेशनल्स में बी अलाउडेड टू लूज नेशनैलिटी बाय रिलीज बट रिक्वायर एक फॉर्मल एप्लीकेशन टू दी स्टेट अथॉरिटी। अब इसमें एक केस है, इजार अहमद खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस था उसने क्या किया, रीअफर्म किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को अंडर सेक्शन 9 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 की वो क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है किसी भी पर्सन की इंडियन सिटीजनशिप इफ अगर वो पर्सन जो है वॉलेंटरी क्या करना चाहता है, किसी और फॉरेन कंट्री की नेशनैलिटी को एक्वायर करना चाहता है। तो यहाँ तक हमने जो भी नेशनैलिटी रिलेटेड एक ओवरव्यू है वो अच्छे से समझ लिया है। अब इसके थोड़े से टेक्निकल पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं नेशनैलिटी ऑफ अ मैरिड वुमेन। हिस्टोरिकली देखा जाए तो पहले क्या होता था, मैरिड वुमेन की जो नेशनैलिटी होती थी वो हस्बैंड की नेशनैलिटी से लिंक्ड होती थी। ठीक है, इसे क्या कहा जाता था, जूरी मैट्रिमोनी, मतलब बाय दी मैरिज। वुमेन जो है वो ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेती थी अपने हस्बैंड की नेशनैलिटी को, और उसकी जो खुद की एक नेशनैलिटी होती थी वो लॉस्ट हो जाती थी, जिसकी वजह से रिस्क होता जा रहा था स्टेटलेसनेस का। अब जो ये स्टेटलेसनेस है उसे हम अभी आगे डिटेल में समझेंगे। अब इसने क्या किया, ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो हिस्टोरिकली ये जो चीज चलती आ रही थी उसकी वजह से वुमेन का जो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग था अपनी नेशनैलिटी को लेकर वो डिनाई हो रहा था। और ये जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा था वो था ओल्ड स्कूल पेट्रियार्की कॉन्सेप्ट। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर एफर्ट्स देखने मिले जिससे कुछ चेंजेस आने लगे मैरिड वुमेन की नेशनैलिटी को लेकर, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप आया था वो आया था 1957 में, जो कन्वेंशन हुआ था ऑन द नेशनैलिटी ऑफ मैरिड वुमेन। अब ये जो कन्वेंशन था इसने क्या किया, इक्वल राइट्स दिए वुमेन को। ठीक है, अब इसके कुछ की आर्टिकल्स हैं वो रीड करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 1, ये गेम चेंजर आर्टिकल था, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई भी वुमेन की जो नेशनैलिटी है ऑटोमेटिकली अफेक्ट नहीं करी जाएगी, किसके वजह से, मैरिज, डाइवोर्स या हस्बैंड की नेशनैलिटी की वजह से। उसके बाद है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या दिया हुआ है कि हस्बैंड जो है वो अगर अपनी नेशनैलिटी को एक्वायर करता है या फिर रिनाउंस कर देता है तो भी
उससे उसकी वाइफ की जो नेशनैलिटी है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। वाइफ के पास राइट है कि वो अपनी नेशनैलिटी को रिटेन कर सकती है। Husband's voluntary acquisition or renunciation of nationality shall not automatically affect the wife right to retain her nationality। फिर दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 3। ये क्या है? एक तरीके का बेनिफिट है। अब इस आर्टिकल में लिखा हुआ क्या है कि हर एक स्टेट जो है वो अलाउ करेगा फॉरेन वाइफ ऑफ वन ऑफ इट्स नेशनल कि वो अपने हस्बैंड की नेशनैलिटी एक्वायर कर सकती है। किसके थ्रू? स्पेशल प्रिविलेज नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, जो कि सिंपल है कंपेयरिंग टू ऑर्डिनरी नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। अब जो स्टेट है वो क्या कर सकता है? रिस्ट्रिक्ट कर सकता है उसकी नेशनैलिटी को ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी या फिर पब्लिक पॉलिसी। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये जो नेशनैलिटी ऑफ अ मैरिड वुमेन है उसे समझते हैं। सपोज एक फॉरेन वुमेन ने शादी की है एक इंडियन मैन के साथ, तो नेशनैलिटी का स्टेटस क्या रहेगा? ऑटोमेटिक नेशनैलिटी इंडिया में नहीं मिलती है। ये हमने किस केस में देखा था? सौंदूर गोपाल वर्सेस सौंदूर रजनी के केस में भी देखा था, जिसमें अगर कोई भी फॉरेन वुमेन किसी इंडियन मैन से शादी कर रही है तो उसे अप्लाई करना होगा नेशनैलिटी के लिए। किसके अंदर? सेक्शन 5 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी सिटीजन एक्ट 1955 के अंदर। और एक कंडीशन क्या है कि उसे इंडिया में रहना होगा कम से कम 7 साल के लिए। फिर अगर कोई इंडियन वुमेन किसी फॉरेनर से शादी कर रही है तो उसकी जो इंडियन नेशनैलिटी है ऑटोमेटिकली लूज नहीं होगी। हाँ, लेकिन वो रिनाउंस कर सकती है अगर उसे अपने हस्बैंड की नेशनैलिटी को अडॉप्ट करना है। तो अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं जिसका नाम है डबल नेशनैलिटी। डबल नेशनैलिटी का क्या मतलब होता है? जब एक इंडिविजुअल को लीगली रिकॉग्नाइज किया जाए कि वो सेम टाइम पर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट या कंट्री का नेशनल है तो उसे कंसिडर किया जाता है डबल नेशनैलिटी। और ये सिचुएशन अराइज क्यों होती है? क्योंकि कभी कभार जब डिफरेंट कंट्रीज के जो नेशनैलिटी रिलेटेड लॉ होते हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। अब हिस्टोरिकली जो था वो डबल नेशनैलिटी को एक काफी बड़ी प्रॉब्लम समझा जाता था, पर मॉडर्न व्यू जो थे वो इसके रिलेटेड थोड़े से लीनियंट थे। जैसे कि 1930 में जो हेग कन्वेंशन हुआ था उसमें आर्टिकल 3 में दिया हुआ था कि एक पर्सन की मल्टीपल नेशनैलिटीज हो सकती हैं और स्टेट को क्या करना है? रिड्यूस करना है कॉन्फ्लिक्ट जो उसकी वजह से अराइज हो रहे हैं। फिर आर्टिकल 4 में ये दिया हुआ था कि जो थर्ड स्टेट है वो बाउंड नहीं होंगी रिकॉग्नाइज करने के लिए डुअल नेशनैलिटी को जब तक वो कंसिस्टेंट ना हो इंटरनेशनल लॉ के साथ। उसके बाद कन्वेंशन आया 1963 यूरोपियन कन्वेंशन, जिसका एम क्या था? डुअल नेशनैलिटी को रिड्यूस करना। अब इसमें क्या कहा गया कि अगर आप न्यू स्टेट की नेशनैलिटी को एक्वायर कर रहे हो, किसके थ्रू? नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, तो आपको जो आपकी प्रीवियस नेशनैलिटी थी उसे रिनाउंस करना होगा। ठीक है, आज भी काफी ऐसी कंट्रीज हैं जो परमिट करती हैं डुअल नेशनैलिटी को, जैसे कि कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया। फिर आया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर 1948, जिसके आर्टिकल 15 में दिया हुआ था राइट टू नेशनैलिटी, मतलब कि हर एक पर्सन के पास राइट है नेशनैलिटी का। और उसने ये कहा कि कोई भी पर्सन जो है वो स्टेटलेस नहीं रह जाना चाहिए। लेकिन इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ने कहीं पर भी डुअल नेशनैलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया डायरेक्टली। अब अगर हम इंडिया रिलेटेड प्रोविजन देखें तो डुअल नेशनैलिटी इंडिया में अलाउड नहीं है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 सेक्शन 9 क्या कहता है? इफ अगर इंडियन वॉलेंटरी एक्वायर करना चाहते हैं सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री तो इंडिया की जो नेशनैलिटी है वो ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ OCI जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था, स्टेटस जो है वो अलाउड होगा, जिसमें आपको कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस मिलेंगे, लेकिन पूरा जो एक डुअल सिटीजनशिप है वो अलाउड नहीं होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटलेसनेस। स्टेटलेसनेस का क्या मतलब होता है कि कोई एक इंडिविजुअल जिसे किसी भी कंट्री का नेशनल रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है उसके लॉज के अंदर। ठीक है, इसकी वजह से उस पर्सन के पास ना ही कोई लीगल नेशनैलिटी होती है, ना ही कोई प्रोटेक्शन होता है और ना ही कोई गारंटेड राइट्स होते हैं। अब इसके रिलेटेड एक कन्वेंशन है
54 में आया था वो कन्वेंशन ऑन स्टेटलेस पर्सन। अब इस कन्वेंशन के आर्टिकल 1 में स्टेटलेस पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है। क्या मतलब होता है एक स्टेटलेस पर्सन का? कोई भी ऐसा पर्सन जिसे कंसिडर नहीं किया गया है किसी भी स्टेट में एज अ नेशनल अंडर इट्स ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब इस कन्वेंशन ने कुछ राइट्स दिए स्टेटलेस पर्सन को। वो राइट्स क्या थे? आइडेंटिटी एंड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स के राइट और एक्सेस टू एजुकेशन एंड वर्क, और साथ ही साथ इनकरेज किया स्टेट्स को कि वो फैसिलिटेट करें नेचुरलाइजेशन को। नेक्स्ट 1961 में एक कन्वेंशन आया था ऑन द रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस, जिसका एम क्या था? एम टू प्रिवेंट स्टेटलेसनेस। ठीक है, इसमें आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ है कि स्टेट को ग्रांट करनी होगी नेशनैलिटी उन लोगों को जो उनकी टेरिटरी में बॉर्न हुए हैं, हु अदरवाइज बी स्टेटलेस। ठीक है, आर्टिकल 4 में दिया हुआ है जो स्टेटलेस चिल्ड्रन ऑफ नेशनल हैं, जो अब्रॉड में बॉर्न हुए हैं, उन्हें नेशनैलिटी ग्रांट करनी है। फिर आर्टिकल 8 में दिया हुआ है कि कोई भी पर्सन से आप नेशनैलिटी उसकी नहीं छीन सकते, उसे डिप्राइव नहीं कर सकते नेशनैलिटी से, इफ अगर ऐसा करने से वो स्टेटलेस हो जाएगा, एक्सेप्ट किन केसेस में? इन द केसेस लाइक फ्रॉड। फिर कुछ और भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि हर एक पर्सन के पास राइट है टू नेशनैलिटी। साथ ही एक और राइट क्या है कि कोई भी पर्सन जो है उसे आर्बिटरी उसकी नेशनैलिटी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। फिर सीआरसी 1989 आर्टिकल 7 की बात करें तो हर एक चाइल्ड के पास राइट है टू एक्वायर नेशनैलिटी, और फोकस किया गया बर्थ रजिस्ट्रेशन पे, जिससे कि स्टेटलेसनेस को प्रिवेंट किया जाए। अब सीआरसी का क्या फुल फॉर्म है? कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद यूएनएचसीआर ने भी एक गोल बनाया। यूएनएचसीआर का क्या मतलब है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, उन्होंने क्या लॉन्च किया? द बिलोंग कैंपेन, और उनका टारगेट क्या था? 2024 तक स्टेटलेसनेस को एंड करना, जो स्टिल ऑनगोइंग है और उसे एक्सटेंड कर दिया गया है ड्यू टू सम चैलेंजेस। अब अगर हम केस लॉस की बात करें तो पहला केस है क्यूरिक एंड अदर्स वर्सेस स्लोवेनिया। इस केस में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने ये रूल किया कि अगर आप आर्बिटरी किसी भी इंडिविजुअल का नाम सिविल रजिस्ट्री में से रिमूव करे हो और उसकी वजह से वो स्टेटलेस हो रहा है, तो ये वायलेट करेगा ह्यूमन राइट्स को। फिर दूसरा केस है इयान एंड बॉसिको चिल्ड्रन वर्सेस डोमिनियन रिपब्लिक। इस केस में इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने ये रूल किया कि अगर आप किसी भी चिल्ड्रन ऑफ हाइतियान डिसेंट को नेशनैलिटी देने से मना कर रहे हो, तो ये वायलेट करेगा उनके राइट टू नेशनैलिटी को। अभी तक हमने नेशनैलिटी रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी अच्छे से कवर कर ली हैं। अब हम इस टॉपिक के जो नेक्स्ट टर्म था उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे समझते हैं, जिसका नाम था इमिग्रेंट्स। अब इमिग्रेंट वर्ड का क्या मतलब होता है? ऐसे पर्सन जो अपनी होम कंट्री को, मतलब स्टेट ऑफ ओरिजिन को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में रहने चले जाते हैं, शॉर्ट पीरियड मतलब टेम्पररी बेसिस पे या फिर परमानेंट बेसिस पे, तो उसे कहते हैं इमिग्रेंट्स। अब ये जो है वो काफी सारे रीजंस के लिए हो सकता है, जैसे कि काम रिलेटेड, फैमिली, एजुकेशन या बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए। इमिग्रेंट्स जो होते हैं वो जिस नई कंट्री में शिफ्ट हुए हैं उसमें उन्हें क्या माना जाता है? नॉन नेशनल्स माना जाता है, जब तक कि वो वहां पे नेशनैलिटी एक्वायर ना कर ले वाया नेचुरलाइजेशन। अब इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजी और स्टेटलेस पर्सन के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर हम रिफ्यूजीज की बात करें तो रिफ्यूजीज जो होते हैं उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो फ्ली करें अपनी कंट्री से बिकॉज ऑफ प्रोसिक्यूशन, डेंजर या वॉर। उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। ठीक है, वहीं जो इमिग्रेंट्स होते हैं जनरली क्या होता है, वो वॉलेंटरी चॉइस करते हैं जो भी ट्रांसफर या जो भी वो लोग शिफ्ट करते हैं अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में,
उसके लिए। अब स्टेटलेस पर्सन क्या होता है, जिसके पास कोई नेशनैलिटी नहीं होती, ये हमने ऑलरेडी डिटेल में काफी अच्छे से समझा है। अब इंटरनेशनल लेवल पर काफी सारे एफर्ट्स किए गए थे इमिग्रेंट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो किसको ह्यूमन राइट्स देता है, एवरीवन इंक्लूडिंग इमिग्रेंट्स, जिसके आर्टिकल 13 में क्या दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है विद इन या बिटवीन स्टेट। साथ ही साथ एक इंडिविजुअल एक अपनी कंट्री को छोड़कर भी जा सकता है और वापस अपनी कंट्री में रिटर्न भी आ सकता है। आर्टिकल 15 में दिया हुआ है राइट टू नेशनैलिटी, कि कोई भी पर्सन को आप आर्बिटरीली उसकी नेशनैलिटी से डिप्राइव नहीं कर सकते। उसके बाद जो कन्वेंशन है वो है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली 1990। ये अडॉप्ट किया गया था 18 दिसंबर 1990 में और ये फोर्स में आया 1 जुलाई 2003 में। ये किस पे अप्लाई हो रहा था, सारे माइग्रेंट वर्कर्स पे और उनकी फैमिली पे, रिगार्डलेस कि उनका क्या लीगल स्टेटस है। इसके की प्रोविजंस देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है, माइग्रेंट वर्कर्स कौन होते हैं, वो पर्सन जो कि इंगेज्ड है इन रेम्यूनरेटेड एक्टिविटीज इन अ फॉरेन स्टेट। अब दूसरा की प्रोविजन क्या है कि ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन नेशनैलिटी, रेस, जेंडर और रिलीजन, और प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट आर्बिटरी एक्सपल्जन, स्लेवरी और इनह्यूमन ट्रीटमेंट। और भी काफी सारे राइट्स जो थे वो इसमें दिए गए थे कन्वेंशन में, जैसे कि ह्यूमन राइट्स और अदर राइट्स, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड और फैमिली प्रोटेक्शन रिलेटेड। फिर जो दूसरा कन्वेंशन था वो था कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जो कब आया था 1979 में। इसमें क्या दिया हुआ आर्टिकल 9 में कि जो वुमेन एमिग्रेंट्स हैं उन्हें इक्वल राइट्स मिलेंगे कि वो एक्वायर कर सकती है, रिटेन कर सकती है और चेंज कर सकती है अपनी नेशनैलिटी को, जिससे क्या होगा, प्रिवेंट होगा स्टेटलेसनेस और फोर्स नेशनैलिटी चेंजेस, मतलब वाया मैरिजेस। अब दूसरे भी कुछ ऐसे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स थे जिन्होंने राइट्स ऑफ इमिग्रेंट्स रिलेटेड प्रोविजंस दिए हैं, जैसे कि ICCPR, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो कब आया था 1966 में, जिसमें आर्टिकल 12 में क्या दिया है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है और आपके पास राइट है कि आप अपनी कंट्री को छोड़ के जा सकते हैं और वापस उस पर रिटर्न भी आ सकते हैं। उसके बाद है ICESCR, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये भी कब आया था, 1966 में, जिसमें आर्टिकल 6 और 7 में प्रोविजन दिया हुआ है राइट टू वर्क रिलेटेड और फेयर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस रिलेटेड। नेक्स्ट है ILO कन्वेंशंस, जिसमें हम 97 और 143 के जो भी प्रोविजन है उसे डिटेल में समझते हैं। ILO का क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। C97 और C143। C97 आया था 1949 में और C143 इंट्रोड्यूस हुआ था 1975 में। ठीक है, अब जो 97 है उसमें क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट देखें तो इसे और क्या कहा जाता है, रेगुलेशन ऑफ माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसका एम क्या था कि प्रोटेक्ट करना माइग्रेंट वर्कर्स को और इंश्योर करना कि ऑर्डरली माइग्रेशन हो। अब जो C143 था उसमें क्या था, रेगुलेट करना या कॉम्बैक्ट करना इरेगुलर माइग्रेशन को।
और इंश्योर करना कि सारे जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहें और सबको इक्वल राइट्स मिले। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, ये अप्लाई किस पे होता था, सिर्फ और सिर्फ लीगल माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर। और जो C-143 था वो किसके लिए था, ये अप्लाई हो रहा था ऑल माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर, रिगार्डलेस कि वो लीगल है या इलीगल है। ठीक है, उसके बाद इसका की फोकस क्या था, प्रमोट करना इक्वालिटी, बिटवीन लीगल माइग्रेंट्स। वर्कर्स। ठीक है, और C-143 का क्या फोकस था, मेजर्स टू सरप्रेस इलीगल इमिग्रेशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और एक और की फोकस क्या था इसका, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट देना सारे माइग्रेंट वर्कर्स को। ठीक है, अब जो ये C-97 था वो फाउंडेशनल नेचर का था और ब्रॉड था अपने अप्रोच में रिलेटेड टू लेबर माइग्रेशन। और C-143 जो था वो सप्लीमेंट्री नेचर का था, ज्यादा डिटेल्ड था, और साथ ही जो C-97 के बाद जो एक डिकेड में जितने भी चैलेंजेस आए थे उनको टैकल करने के लिए ये आया था। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर इमिग्रेशन 2018 में आया, जिसने प्रमोट किया सेफ इमिग्रेशन को और प्रोटेक्ट किया इमिग्रेंट्स को। फिर रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 एंड प्रोटोकॉल 1967 ने सेट किया एक प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स और डिस्टिंग्विश किया इमिग्रेंट्स को और रिफ्यूजीज को। की फीचर्स क्या है, माइग्रेंट्स जो होते हैं वो या तो टेम्पररी स्टेटस के हो सकते हैं या परमानेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है होस्ट कंट्री के लॉज को। होस्ट कंट्री मतलब कौन, जिस कंट्री में आप शिफ्ट कर रहे हैं वो कंट्री। होस्ट कंट्री जो है वो प्रोवाइड कर सकती है पाथवेज टू नेचुरलाइजेशन एंड परमानेंट रेसिडेंसी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स को, उनकी फैमिलीज के राइट्स को, इंक्लूडिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड आर्बिटरी एक्सपल्शन। यूएन और बाकी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि IOM और UNHCR वो मॉनिटर करती हैं माइग्रेंट्स के राइट्स को और प्रोवाइड करती हैं उन्हें गाइडेंस। नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं रेफ्यूजी। अब रेफ्यूजी जो है ये वर्ड कहाँ से आया है, फ्रेंच वर्ड रेफ्यूगी, जिसका मतलब होता है टू फ्ली फॉर सेफ्टी, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए जब हम एक जगह से फ्ली कर जाते हैं उसे कहते हैं रेफ्यूजी। रेफ्यूजी कौन है, एक पर्सन जो फोर्स्ड किया जा रहा है कि उसे अपनी कंट्री को छोड़ना पड़े बिकॉज ऑफ वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्यूशन। अब ये जो परसिक्यूशन है वो किस बेसिस पर हो सकता है, रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, पॉलिटिकल ओपिनियन या सोशल ग्रुप। और वो जो रिफ्यूजी है वो अपनी गवर्नमेंट से हेल्प नहीं मांगना चाहता या नहीं मांग पा रहा है और वो फोर्स्ड हो जाता है कि वो कंट्री को छोड़ के चला जाए, तो उसे कहते हैं रेफ्यूजी। ऑर्डिनरी यूसेज क्या है, पर्सन जो है वो फ्ली कर रहा है बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन, वॉर या मिलिट्री एक्शन। UNHCR ने भी सेम डेफिनेशन दी है कि रेफ्यूजी जो होते हैं वो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो फोर्स्ड कर दिए जाते हैं अपनी कंट्री से फ्ली करने के लिए बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन, वॉर और वायलेंस। रेफ्यूजीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अर्ली इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स थे वो वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है यूएन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन, UNRRA। ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 9 नवंबर 1943 में, और इसे 44 नेशंस ने एग्री किया था।
अब ये पहली इंटरनेशनल एजेंसी थी रिफ्यूजीज और डिस्प्लेस्ड पर्सन के रिलेटेड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रिलीफ, मेंटेनेंस देना, रिहेबिलिटेशन देना और रिपेट्रिएशन करना, प्रोवाइड करना कैंप, फूड, पर्सोनल्स एंड केयर टू मिलियंस। रिपेट्रिएशन का क्या मतलब होता है? जिस कंट्री से वो फ्ली करके आए हैं उन्हें वापस से उनकी ओरिजिन कंट्री में भेजना, उसे कहते हैं रिपेट्रिएशन। अब जो UNRRA था वो डिसकंटिन्यू हो गया था 1947 में। फिर है इंटरनेशनल रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन, इसने रिप्लेस किया था UNRRA को और ये स्टेब्लिश हुआ था 1946 में। और इसने ऑपरेट कब तक किया? 1946 से लेकर 1952 तक। इसने क्या काम किया था? प्रोवाइड किया केयर इन कैंप्स, वोकेशनल ट्रेनिंग और रीसेटलमेंट सर्विसेज, और वो भी स्पेशली किस टाइम पर? वर्ल्ड वॉर 2 क्राइसिस के टाइम पे। ठीक है, इसे अडॉप्ट कर लिया गया था बाय UN असेंबली ऑन 15 दिसंबर 1946। फिर है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR। स्टैब्लिश हुआ था UNHCR इन 1 जुलाई 1951 में और इसने रिप्लेस किया था IRO को। अगर अपन हायरार्की देखें तो सबसे पहले क्या आया है? UNRRA, जिसे किसने रिप्लेस किया? IRO ने। और उसको किसने रिप्लेस किया? UNHCR ने। ठीक है, ये याद रखना है। अब ये एक सब्सिडरी ऑर्गन है UN जनरल असेंबली का। ये एक गेम चेंजर है फॉर राइट्स ऑफ रिफ्यूजीज। मैंडेट मतलब इसका मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस देना रिफ्यूजी को, स्टेटलेस पर्सन को और डिस्प्लेस्ड इंडिविजुअल्स को। और नेचर क्या है? ह्यूमैनिटेरियन, सोशल और नॉन पॉलिटिकल नेचर है। इनिशियली क्या हुआ था? ये सिर्फ 3 साल के लिए सेटअप किया गया था, लेकिन जो रिफ्यूजीज का क्राइसिस था वो खत्म ही नहीं हुआ, इसलिए इसे रिपीटेडली बार बार इसे एक्सटेंड किया गया है। हेड कौन है? UN हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, जो लीड करता है ग्लोबल प्रोटेक्शन वर्क को। नेक्स्ट है 1951 जेनीवा कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज। इसे क्या कहा जा सकता है? सेंट्रल पिलर ऑफ इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ। इसे अडॉप्ट किया गया था 28 जुलाई 1951 में और ये किस पे बेस्ड है? आर्टिकल 14 ऑफ UDHR 1948, जो क्या है? राइट टू सीक असाइलम। अब इसे फोर्स में कब लाया गया? 22 अप्रैल 1954 में और इसे रेटिफाई किया था 145 स्टेट्स ने। इसके अंदर टोटल 46 आर्टिकल्स हैं जो क्या कवर करते हैं? रेफ्यूजीज के राइट्स, ऑब्लिगेशन और स्टेट की क्या ड्यूटी है, इन सब चीज को। इंडिया ने इसे रेटिफाई नहीं किया था ड्यू टू सिक्योरिटी और पॉलिसी कंसर्न्स। रिफ्यूजीज का जो पर्सनल स्टेटस होता है वो गवर्न होता है बाय लॉ ऑफ देयर डोमिसाइल और रेसिडेंस, इफ अगर डोमिसाइल एब्सेंट है तो। नेक्स्ट है 1967 प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज, जो 1951 में लिमिटेशंस थी उन्हें करेक्ट करने के लिए, उन्हें कवर करने के लिए आया था 1967 का प्रोटोकॉल, जिसने रिमूव किया जियोग्राफिकल और टाइम लिमिट्स ऑफ 1951 कन्वेंशन, यूनिवर्सलाइज्ड किया रिफ्यूजी प्रोटेक्शन को और इसे भी रेटिफाई किया था। अगर हम 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो ओवर 146 स्टेट ने, लेकिन इंडिया ने स्टिल इसे रेटिफाई नहीं किया। अब दूसरे जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस या इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या है? OAU कन्वेंशन। अब ये इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जो कब आया था? 1969 में। ये रीजनल कन्वेंशन था ऑन रिफ्यूजीज इन अफ्रीका। इसका पूरा नाम क्या है? फुल नेम है OAU कन्वेंशन governing the specific aspects of refugees problems in Africa। ठीक है,
फिर है कार्टेजिना डिक्लेरेशन ऑन रिफ्यूजीज। इसमें डेफिनेशन को एक्सपांड किया गया और उन लोगों को भी इंक्लूड किया गया जो फ्ली कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वायलेशन और मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशन। फिर है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट्स जो कि 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसने लेड किया ग्राउंड वर्क फॉर द ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रेफ्यूजीज, जो कब इंट्रोड्यूस हुआ 2018 में, जिसने एक फ्रेमवर्क दिया कि हम सबकी एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइड किए ड्यूरेबल सॉल्यूशंस जैसे कि रीसेटलमेंट, इंटीग्रेशन और रिपेट्रिएशन। अब इस यूनिट के लास्ट टर्म को समझते हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। इस टर्म का क्या मतलब है? जब कोई भी इंडिविजुअल अपनी कंट्री के बॉर्डर्स के लिमिट्स के अंदर ही अपनी जगह को चेंज करता है तो उसे कहते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। ये रिफ्यूजीज से डिफरेंट होते हैं क्योंकि जो ये इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी ही कंट्री के बाउंड्रीज में रहकर, अपनी ही कंट्री के बॉर्डर्स में रहकर जो है वो जगह को चेंज कर रहे हैं। ये फोर्स्ड होते हैं फ्ली करने के लिए अपने घर को सडनली और अनएक्सपेक्टेडली ड्यू टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल स्ट्रिफ, सिस्टमैटिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन या फिर नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स। अगर यूएनएचसीआर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझें तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कौन होते हैं? वो जिन्हें फोर्स किया गया है फ्ली करने के लिए अपने घर से, बट उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं की है, वो कंट्री की बॉर्डर्स के विद इन ही जो है वो अपनी प्लेस को चेंज कर रहे हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, जो ये प्रिंसिपल्स आए थे 1998 में, जिसमें क्या दिया हुआ है कि ये डेवलप हुए थे अंडर फ्रांसिस डेंक यूएन, नॉन बाइंडिंग नेचर के हैं बट रिफ्लेक्ट करते हैं कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स को। अब क्योंकि इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन के लिए एज सच कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है, इसलिए जो ये गाइडिंग प्रिंसिपल हैं इसके कुछ की प्रिंसिपल्स देखेंगे हम। सबसे पहले प्रिंसिपल 1 में क्या दिया हुआ है? जो आईडीपी है वो इंजॉय करेगा सेम राइट्स एज अदर नेशनल्स और फ्री होगा फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रिंसिपल 6 में क्या दिया हुआ है? प्रोहिबिट किया हुआ है आर्बिटरी डिस्प्लेसमेंट को, कि मतलब आप एथिकल क्लेंजिंग के नाम पे या फिर कॉन्फ्लिक्ट के नाम पे या डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज के नाम पर किसी को भी जबरदस्ती उसके घर से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। प्रिंसिपल 9 में क्या दिया हुआ है? स्टेट की ड्यूटी है कि वो प्रिवेंट करे डिस्प्लेसमेंट एंड प्रोटेक्ट करे आईडीपी को। फिर प्रिंसिपल 20 में दिया हुआ है आईडीपीज जो है उनके पास राइट टू आइडेंटिटी है, राइट टू आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स एंड नेशनैलिटी वेरिफिकेशन टू एक्सेस राइट। अब जैसे रिफ्यूजीज के लिए एक बाइंडिंग ट्रीटी है, वैसे कोई भी सिंगल ट्रीटी भी नहीं है जो कि आईडीपी के लिए हो और बाइंडिंग नेचर की हो। जो यूएनएचसीआर है वो लीडिंग रोल प्ले करता है प्रोटेक्ट करने के लिए आईडीपी को। अब सबसे पहली लीगल बाइंडिंग ट्रीटी बनी थी प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंट ऑफ आईडीपी के लिए, वो भी रीजनल नेचर की, जो क्या थी? अफ्रीकन यूनियन कंपाला कन्वेंशन 2009। काफी सारे जो ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स है उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है विद दीज एजेंसी, जिसमें से ओसीएचए का क्या फुल फॉर्म है? यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। और आईसीआरसी का क्या फुल फॉर्म है? आईसीआरसी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। ठीक है, और एनजीओज। यहाँ तक हमने जितने भी टर्म्स थे जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में इन्वॉल्व थे अच्छे से समझ लिए हैं। सारे जो भी कन्वेंशंस और ट्रीटीज या जो भी चीज़ें थी जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रेलेवेंट थी एग्जाम रिलेटेड, वो हमने कवर कर ली हैं। अब हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, नोतेबाहम केस डील करता है विद नेशनैलिटी बाय, जो ये केस है जो हमने ऑलरेडी अच्छे से समझा, ये डील करता है नेशनैलिटी बाय नेचुरलाइजेशन, बर्थ, रिजम्पशन या सब्जुगेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नेशनैलिटी बाय नेचुरलाइजेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 2, इनमें से किस केस में ये हेल्ड किया गया कि कोई पर्सन अगर किसी भी स्टेट का सिटीजन नहीं होगा तो वो स्टेटलेस कहा जाएगा?
अब नोतेबाहम का जो केस है उसे हम बहुत अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो केस है वो किसके रिलेटेड है, नेशनैलिटी रिलेटेड है, और ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अब डिस्कस करते हैं विचकर वर्सेस यूमे केस। अब इसमें क्या हुआ था, जो यूमे थे वो एक मैन थे जो कहाँ बॉर्न हुए थे, स्कॉटलैंड में, बट उनकी पूरी जो अडल्ट लाइफ थी वो स्पेंड कहाँ हुई, इंग्लैंड में। उनका घर और उनका बिजनेस जो था वो सब कुछ कहाँ था, लंदन में, और वो काफी सालों से लंदन में ही रह रहे थे। अब काफी बार वो स्कॉटलैंड जाया करते थे क्योंकि उनका एक सेंटिमेंटल कनेक्शन था स्कॉटलैंड के साथ। अब होता क्या है, यूमे की डेथ हो जाती है। क्वेश्चन ये आता है कि उनका जो डोमिसाइल है वो क्या माना जाएगा, स्कॉटलैंड या फिर इंग्लैंड। तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि जो डोमिसाइल है वो क्या माना जाएगा, इंग्लैंड। क्योंकि इस केस में एक प्रिंसिपल आया, वो क्या प्रिंसिपल था कि डोमिसाइल को जज करने के लिए या डोमिसाइल को टेस्ट करने के लिए दो चीजें रिक्वायर हैं। ठीक है, पहला क्या है, फिजिकल प्रेजेंस, जो कहाँ थी मिस्टर यूमे की, इंग्लैंड में। और दूसरा टेस्ट क्या है, इंटेंशन टू स्टे, और वो भी कहाँ था, इंग्लैंड। क्यों, क्योंकि वो काफी सालों से वहां ही रह रहे थे, तो ये माना गया कि इनका जो डोमिसाइल है वो क्या माना जाएगा, इंग्लैंड माना जाएगा, डिस्पाइट उनका कितना भी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंटल कनेक्शन हो स्कॉटलैंड के साथ। तो ये जो केस है वो किसके रिलेटेड है, डोमिसाइल के। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। अब जो नेक्स्ट केस है विनियान्स वर्सेस एजी, ये जो केस है ये भी डोमिसाइल रिलेटेड है, और अगर ज्यादा डिटेल में समझें तो रिलेटेड है डिफिकल्टी ऑफ चेंजिंग डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब इस केस में हुआ क्या था, जो स्टोइक थे वो जर्मन बॉर्न थे, पर वो काफी सालों से रह कर रहे थे इंग्लैंड में। अब 1913 में जर्मन लॉ के अंदर होता क्या है कि स्टोइक को जर्मन नेशनैलिटी से डिप्राइव्ड कर दिया जाता है। भले ही स्टोइक जो थे वो इंग्लैंड में इतने सालों से रह रहे थे, स्टिल उन्होंने इंग्लैंड की नेशनैलिटी एक्वायर नहीं की थी। तो क्वेश्चन ये आया कि क्या स्टेटलेस पर्सन जो है उसके पास भी डोमिसाइल हो सकता है। कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि कोई पर्सन अगर स्टेटलेस है तो भी उसकी डोमिसाइल हो सकती है, और इस केस में डोमिसाइल क्या थी, इंग्लैंड। क्योंकि स्टेटलेस का और डोमिसाइल इन दोनों कॉन्सेप्ट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। एमसीक्यू नंबर 3, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी जो है वो किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया था बाय जनरल असेंबली, 1951, 1953, 1955 या 1957। तो कब जनरल असेंबली ने स्टैब्लिश किया था, 1951 में। MCQ number 4. A man's nationality is a continuing legal relationship between the sovereign state on the one hand and the citizen on the other. The fundamental basis of a man's nationality is membership of an independent political community. ये जो डेफिनेशन है नेशनैलिटी की वो दी गई थी बाय अ ब्रिटिश मेहिकन क्लेम्स कमीशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। इनमें से किस केस में ये डेफिनेशन को दिया था ब्रिटिश मेहिकन क्लेम्स कमीशन ने। सबसे पहला केस दिया हुआ है योमान केस। इस केस में जो मिस्टर योमान थे वो कौन थे, अमेरिकन नेशनल। ठीक है, अब होता क्या है कि एक मेहिकन मॉब जो होता है वो इन पर अटैक करता है। तो जो मेहिकन अथॉरिटीज होती है वो 13
आर्मी सोल्जर्स की एक टीम भेजती है और ये कहती है कि वहां से जो भी क्राउड है उसे हटाया जाए और जो मिस्टर योमान है उसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये जो आर्मी में जो सोल्जर्स होते हैं वो मिस्टर योमान को प्रोटेक्ट करने की जगह उन्हें मिलके मार देते हैं। तो इसमें जो कोर्ट है वो मेहिकन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाती है और ये केस किसके रिलेटेड है? स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेटेड। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर तो नहीं है। अब जो नेक्स्ट केस है म्यूनियर केस, ये केस एक्स्ट्राडिक्शन के रिलेटेड है और इस केस में जो डेफिनेशन दी गई थी वो दी गई थी पॉलिटिकल ऑफेंस की, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। फिर केस है कास्टियोनी। अब ये जो केस था ये भी एक्स्ट्राडिक्शन रिलेटेड है और इसमें क्या दिया हुआ है? पॉलिटिकल ऑफेंस एक्सेप्शन। ये दोनों ही केसेस को हम बाद में जब एक्स्ट्राडिक्शन का टॉपिक कवर करेंगे तब ज्यादा डिटेल में समझेंगे। फिर है रिलायंस। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा कि स्टेट के पास पावर है टू रिवोक नेशनैलिटी स्पेशली अगर वो फ्रॉडलेंट बेसिस पर ली गई है तो, या फिर डिसलॉयल के बेसिस पर है। ठीक है, और जो इसमें लायंस का जो एक्ट था उसे वेगिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट कंसीडर किया गया, जो कि एक बहुत अल्टीमेट एग्जाम्पल है वो डिसलॉयल्टी का। एमसीक्यू नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज हेल्ड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ नेशनैलिटी देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट इफ man has no relationship with the state of naturalization and the court has applied the principle of effective nationality। जो ये principle of effective nationality है वो इनमें से किस केस में आया था? लायंस केस, ये करेक्ट आंसर नहीं है। स्टॉइक वर्सेस द पब्लिक ट्रस्टी, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। और ऐसा कोई भी केस जो है वो इंटरनेशनल लॉ में सच कहीं पर भी मेंशन नहीं है, मतलब ये कोई लैंडमार्क केस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नौतेवाहम केस, क्योंकि इसी में ही जो एक नेशनैलिटी के बीच में रिलेशनशिप और प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव नेशनैलिटी की बात की गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई होप अब आपको इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो और आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू वेदालय एकेडमी। ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।